तत्कालीन सरकार ने रचा और उसमें उनके करीब रहे लोगों को ही सम्मिलित किया गया। भले ही ये ठीक है, मुझे आज भी मैं कहता हूं कि इन्होंने गोली जरूर मारी, लेकिन साजिश करते इसका मुख्य साजिश करता सरकार ही। उकसाया कौन? सरकार ही उकसाया। बिल्कुल। उस समय भी सरकार नीतीश कुमार की ही थी। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आखिर ब्रह्मेश्वर मुखिया से खतरा किसको था? नीतीश कुमार। आप कह सकते हैं, उन्हीं को डर था, सकते हैं, उन्हीं को डर था। बिल्कुल। तब आप करें कि सरकार नहीं, मतलब भाई मुझे बताओ, आप 1990 वो दुलारे रहेंगे या आप उनका विरोध करेंगे? अगर विरोध किए तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। मतलब विरोध करना चाहिए इस चीज का, खुले तौर पे विरोध होना चाहिए। बिल्कुल विरोध होना चाहिए, हुलास पांडे का, सबका, नीतीश कुमार का। बिल्कुल होना चाहिए। जो भी इस घटना में मुख्य साजिश करता है उन सभी का विरोध होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, उन सबका विरोध होना चाहिए और यह विरोध पुरजोर होना चाहिए। राजधानी का वो मंजर आज तक किसी ने नहीं देखा जो उस समय हुआ था, जब ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो पार्थिव शरीर आई थी। उस समय पूरा राजधानी ब्लॉक था, बिहार के हर एक उस जिले में आक्रोश था जिस जगह पे ब्रह्मेश्वर मुखिया के चाहने वाले थे। और सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों के लिए सबसे बड़े लोहा लेने वाले व्यक्ति में कोई व्यक्ति को अगर जाना जाता है तो ब्रह्मेश्वर मुखिया को ही जाना जाता है, क्योंकि 70 साल की आयु में उन्होंने नक्सली से लोहा लिया था और बिहार में नक्सलियों का खात्मा किए थे। और उन्हीं के वजह से आज जो बिहार जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर हुआ है। चलिए चंदन जी, ये बताइए कि जो मुख्य आरोपी हैं, जिसमें हुलास पांडे का सबसे मुख्य साजिशकर्ता या फिर मुख्य आरोपी के रूप में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट में चार्जशीट में दायर किया है, क्या लगता है कि जो मुख्य आरोपी हुलास पांडे भी इसी समाज से आते? लगातार लोग कहते थे कि गद्दार जो था इसी समाज के थे। पहले उन समाज के गद्दारों को क्या कहेंगे आप? देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि बाबा की हत्या की जो रणनीति थी हुलास तो वो तय करेंगे। ये सरकार को भय था, तो हथियार भले ही किसी और के कंधे पे रख के चलाया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें जो मुख्य साजिश करता है उसमें बचाया जा रहा है। मतलब जो मुख्य साजिश करता है, अभी भी देखिए, भले नाम अभी हुलास पांडे का आ रहा है, मगर इसके ऊपर में जो लोग हैं उसे आज भी बचाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। लगातार जिस चीज का इंतजार था, आज वो समय आ गया है। जी हाँ, जिस चीज के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। लगातार सुबह से सोशल मीडिया पे एक पेपर कटिंग वायरल हो रहा है। उस पेपर कटिंग में सीधा सीधा ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में जो मुख्य अभियुक्त थे उसके बारे में जो चार्जशीट हुई है कल के डेट में, उसी के बारे में चर्चाएं हो रही है और सोशल मीडिया पर जब वायरल हो रहा है तो उन्हीं के उसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हम जानने के लिए आप पहुंचे हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के पौत्र हमारे साथ मौजूद हैं, चंदन भैया। और चंदन जी हमारे साथ। चंदन जी, करीब 12 सालों का लंबा इंतजार के बाद जो चीज समाज देखना चाहता था, समाज के लोगों का कहना था कि हुलास पांडे सही व्यक्ति हैं, जो लोग उन्हें निर्दोष साबित कर रहे थे, उनको पहले आप क्या कहिएगा? पहले आप सबसे पहला सवाल ये। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। और देर आए दुरुस्त आए, भगवान के घर में कहा गया है कि देर है अंधेर नहीं है। संघर्ष थोड़ा लंबा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत सुकून जो है, थोड़ा ही सुकून है, लेकिन सुकून है कि अब उस दिशा में पहल हो रही है कि उनके हत्यारों को सजा मिले। जी देखिए, 1 जून 2012 की सुबह के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो सीबीआई ने पूरा खुलासा किया उस मामले के बारे में हम आपको बताते हैं। 1 जून को सुबह करीब 4 बजे के लगभग करीब 7-8 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे जिस जगह पे ब्रह्मेश्वर मुखिया रहते थे। उसी जगह के बारे में आपको बताते हैं, उस जगह पे। और जिस दिनचर्या के जो दिनचर्या था ब्रह्मेश्वर मुखिया का, पर डे सुबह में उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक के साथ साथ अपना कार्य पे सुबह से ही लग जाना है। तो अपराधी जो थे घात लगाए हुए बैठे थे और उसी समय में करीब हुलास पांडे समेत 7-8 लोग मौजूद थे, जो पिस्टल से जो है फायर किया गया, जिसमें कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के मौके पे ही मौत हो गई। उस समय बिहार, जैसे ही इस खबर के बारे में बिहार के लोगों को पता चला, एक बिहार में एक अलग सी जो है कहीं ना कहीं आक्रोश दौड़ गया। और दौड़ने के बाद जो है आक्रोशित होकर लोगों ने राजधानी समेत पूरे बिहार जो है कहीं ना कहीं बंद हुआ था। और उस समय आप कहाँ थे चंदन भैया, ये बताइए जब आपको पता चला? मेरे मौसा जी के माता जी का निधन हो गया था, तो चूंकि क्या था कि हमारे यहाँ न्योता होता है, तो न्योता लेके मुझे
बाबा ने ही कहा कि चल जाइए क्योंकि आप ज्यादा उस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो उनकी हत्या के 2 दिन पहले मैं बोकारो अपने मौसा जी के माता जी के श्राद्ध कार्य में सम्मिलित होने के लिए चला गया। और जिस दिन उनका मर्डर हुआ उसके 1 दिन पहले 2 बजे दोपहर में उन्होंने मुझे फोन किया कि का बबुआ आइबा ना का। इतना सुनना था कि मैंने वहां पे जो मेरे साथ लोग थे उनको कहा कि चलिए बाबा का फोन आया है तो घर चलना है। तो हम लोग बोकारो से बाई रोड निकले और आते आते बाबा का ससुराल है ननौर। जी। तो रात चूंकि हो गया था, 11 बज गया था, तो उनके भतीजे लगेंगे बुच्ची भी है, उन्होंने कहा कि अब रात हो गई बा तो रुक जाओ कल सुबह चले के। तो गर्मी का वो रात था, रात 11 बजे पहुंचे ही थे लेकिन नींद आ नहीं रहा था तो करवट बदल रहे थे। तब तक 4:30 बजे सुबह में मेरे घर से देवेश ने फोन किया कि कहाँ बड़ा, जल्दी आओ बाबूजी के गोली लग गई बा। अच्छा। तो हम पूछे उनसे कि बाबा हैं कहाँ, ये बताओ पहले। तो आवा ना, गोली लग गई बा। तो हम समझ गए कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और हम मतलब वो दूरी आप समझिए कि कम से कम 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी थी। और आनन फानन में हम लोग वहां से 4:30 बजे भोर में निकलते हैं और 5:05 से 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं अपने कतिरा स्थित आवास के पास। वहां जाने के बाद देखते हैं कि उनका जो शव है वो पड़ा हुआ है गली में। और उस समय तक काफी लोग जमा हो चुके थे वहां पे, पुलिस प्रशासन। और फिर तोड़फोड़, जो आक्रोश था लोगों के दिलों में उन अपने रहनुमा को लेके, वो आक्रोश अब सड़कों पे फैल चुका था। धीरे धीरे ये आक्रोश और व्यापक होता चला गया और पूरे बिहार हाई अलर्ट पे हो गया। ये फिर आप बात की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। पूरे बिहार हाई अलर्ट हुआ था, मतलब राजधानी का वो मंजर आज तक किसी ने नहीं देखा जो उस समय हुआ था जब ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो पार्थिव शरीर आए थी। उस समय पूरा राजधानी ब्लॉक था। बिहार के हर एक उस जिले में आक्रोश था जिस जगह पे ब्रह्मेश्वर मुखिया के चाहने वाले थे। और सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों के लिए सबसे बड़े लोहा लेने वाले व्यक्ति में कोई व्यक्ति को अगर जाना जाता है तो ब्रह्मेश्वर मुखिया को ही जाना जाता है, क्योंकि 70 साल की आयु में उन्होंने नक्सली से लोहा लिया था और बिहार में नक्सलियों का खात्मा किए थे। और उन्हीं के वजह से आज जो बिहार जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर हुआ है। चलिए चंदन जी, ये बताइए कि जो मुख्य आरोपी हैं, जिसमें हुलास पांडे का सबसे मुख्य साजिशकर्ता या फिर मुख्य आरोपी के रूप में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट में चार्जशीट में दायर किया है, क्या लगता है कि जो मुख्य आरोपी हुलास पांडे भी इसी समाज से आते हैं? लगातार लोग कहते थे कि गद्दार जो था इसी समाज के थे। पहले उन समाज के गद्दारों को क्या कहेंगे आप? देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि बाबा की हत्या की जो रणनीति थी, हुलास हो सकता है कि एक माध्यम होगा, लेकिन उनकी हत्या के जो तार थे कहीं ना कहीं उससे ऊपर के लोगों द्वारा तय किए गए थे। और मुझे अभी भी लगता है कि चूंकि यह जो घटना थी वो सरकार प्रायोजित थी, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज से समझ सकते हैं कि हमारे आवास से एसपी आवास की दूरी महज 5 मिनट की है। हमारे कतिरा आवास से आरा में जो एसपी का आवास है वहां की दूरी आप 5 मिनट में पैदल तय कर सकते हैं। तो इतने संवेदनशील जगह पे सुरक्षा का ना होना कहीं ना कहीं ये मतलब शक पैदा करता है कि आखिर भाई क्या था कि मतलब जिस एरिया में एसपी आवास है, डीएम आवास है, वहां की सुरक्षा इतनी लचर हो। तो इसके पीछे समझिए कि आखिर किनको कष्ट था ब्रह्मेश्वर मुखिया से। बाबा जब जेल से बाहर आए एक लंबे कानूनी प्रक्रिया के बाद, और जब आए तो देखे कि बिहार में जो हमारे लोग हैं वो काफी किसान मजदूर परिवार जो है वो काफी अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए और उनके नौनिहालों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की। आज जो सोकल्ड आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, या बिहार सरकार कृषि रोड मैप ला रही है किसानों की बेहतरी के लिए। तो उन्होंने किसानों और उनके नौनिहालों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे होगा नहीं, सरकार से अगर हम विनती करते रहे तो सरकार हमारी बातें मानेंगी नहीं। तो उन्होंने एक व्यापक चरणबद्ध आंदोलन के लिए लोगों के बीच में जाना शुरू किया और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने 4 सभाएं की थी।
एक सभा उनका भोजपुर में हुआ था, सहार, दूसरा औरंगाबाद में सुअरा हुआ था, तीसरा गया में एक जगह है टेकारी, वहां हुआ था, और चौथा नौबतपुर में पटना जिले के नौबतपुर में हुआ था। तो एक अप्रत्याशित भीड़ जो उनको सुनने आ रही थी। अब बिहार सरकार के लिए ये खतरे का घंटी था, क्योंकि जो ब्रह्मेश्वर मुखिया, मतलब आपके शब्दों में कहूं, और ये न भूतो न भविष्यति वाली बात है, आज तक पूरे बिहार में समकालीन अभी जितने भी नेता हुए हैं, कोई ऐसा नेता या नेतृत्व नहीं हुआ जिन्होंने नक्सल जैसे लाल आतंक को रोकने के लिए कोई प्रयत्न अपने स्तर से किया हो। एकमात्र ब्रह्मेश्वर मुखिया थे जिन्होंने सिर्फ अपने लोगों के सहयोग से लाल आतंक को बिहार से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया था। तो सरकार को ये चीजें पता थी कि जो व्यक्ति लाल आतंक को खत्म कर सकता है, उसके लिए किसानों के लिए किसानों की जो छोटी मांग है उनको मनवाना बहुत बड़ा इक्का नहीं था। वो तो आसानी से किसानों की उन मांगों को मनवा लेते, जिसमें किसानों का जो समर्थन मूल्य था वो किसान तय करते। किसान आयोग की का जो मांग कर रहे थे कि पूरे देश में यदि कोई सुई निर्माता भी है तो वो अपने प्रोडक्ट को अपना मूल्य तय करने का अधिकार रखता है, लेकिन इस देश में हमारा किसान परिवार ही एक ऐसा अभिशप्त समाज, कहिए उनको, कि समाज है जहां पे प्रोडक्शन उनका होता है और मूल्य कोई और तय करता है। तो उनकी कुछ मांगे थी सरकार से कि जो किसानों का जो समर्थन मूल्य हो वो दोगुना हो। वो उस समय वो मांग रहे थे 2011 में। 2011 आज की मोदी सरकार ने डिमांड कर रही है। हाँ, जो आज डिमांड कर रही है वो 2011 में मांग कर रहे थे कि जो लागत है उस लागत के आधार पे कई कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों की सिफारिश को लागू किया जाए। ठीक है, उसमें था न्यूनतम मजदूरी की भी वो बात करते थे कि न्यूनतम मजदूरी जो आज 200 या 250 रुपए सरकार तय कर रही है, कम से कम जो कृषि के उससे उत्पादन से जुड़े हुए मजदूर हैं वो उसको भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन किसान ही कहते थे, वो मजदूर नहीं कहते थे। बोलते थे कि मजदूर का कॉन्सेप्ट तो उद्योग में होता है। तो यहाँ जो कृषि कार्य कर रहे हैं, जिनके पास जमीन है वो भूधारी किसान है, और जिनके पास जमीन नहीं है वो भूमिहीन किसान है। तो उन भूमिहीन किसानों के पर डे के वेजेस को उन्होंने कहा कि हम सरकार से यह मांग रखेंगे कि कम से कम उनका डेली वेजेस 500 रुपया हो। ठीक है, इसमें एक चीज और मेंशन कर दूंगा कि कहीं कास्ट और क्रीड नहीं था, एक पूरा किसान परिवार था। और चूंकि हमारा राज्य जो है वो कृषि पे आधारित राज्य है, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ उन लोगों के बेहतर जीवन यापन के लिए उन्होंने एक मांग रखी कि जिनके पास जमीन है, ठीक है, उनके फसल का मूल्य को दोगुना करो, और जिनके पास जमीन नहीं है उनकी मजदूरी बढ़ा दो। ठीक है, तो ये चीजें सरकार जानती थी, क्योंकि आज भी कोई ऐसा लीडर बिहार में नहीं है जो ये दावा करे कि मेरे पास मेरे अपने समर्थक हैं। लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया वो कद थे जिनका अपना समर्थक था, अपने लोग थे, और वो ये परिवर्तन बखूबी बिहार में कर सकते थे। उसी परिवर्तन की संकल्प को उन्होंने बढ़ाना चाहे। उस संकल्प को लेके उन्होंने 4 सभाएं की, लेकिन उस 4 सभाओं में जो अप्रत्याशित भीड़ उनको सुनने के लिए आने लगी, तो ये सरकार के लिए खतरे की एक घंटी थी कि अगले 2015 में इलेक्शन होना था पूरे बिहार में, विधानसभा चुनाव होने थे, और 2012 का ये समय पीरियड चल रहा था। यदि ब्रह्मेश्वर मुखिया अगले 3 साल बिहार में घूम गए हैं तो सरकार की दशा दिशा तो वो तय करेंगे। ये सरकार को भय था। तो हथियार भले ही किसी और के कंधे पे रख के चलाया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें जो मुख्य साजिश करता है उसमें बचाया जा रहा है। मतलब जो मुख्य साजिश करता है, अभी भी देखिए, भले नाम अभी हुलास पांडे का आ रहा है, मगर इसके ऊपर में जो लोग हैं उसे आज भी बचाया जा रहा है, जैसे चंदन जी का कहना है। अच्छा, क्या लग रहा है कि उसे जब हुलास पांडे का नाम आता है तो हुलास पांडे का नाम तो आ गया, अब वो कैसे बचेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि साजिश करता कोई और है, हुलास पांडे माध्यम बना। क्योंकि आप
ये एक लोकोक्ति हमेशा से सुनते आए हैं कि लकड़ी ही काटता है। ठीक है, यदि कुल्हाड़ी में बेंट लकड़ी का नहीं हो तो वो कुल्हाड़ी इफेक्टिव नहीं होता है। तो समाज को समाज से मरवाने का जो एक षड्यंत्र था तत्कालीन सरकार ने रचा और उसमें उनके करीब रहे लोगों को ही सम्मिलित किया गया। भले ही ये ठीक है, मुझे आज भी मैं कहता हूं कि इन्होंने गोली जरूर मारी, लेकिन इसका मुख्य साजिशकर्ता सरकार ही है। उकसाया कौन? सरकार ही उकसाया। बिल्कुल, उस समय भी सरकार नीतीश कुमार की ही थी। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आखिर ब्रह्मेश्वर मुखिया से खतरा किसको था? नीतीश कुमार। आप कह सकते हैं उन्हीं को डर था, सकते हैं उन्हीं को डर था। बिल्कुल, तब आप करें कि सरकार नहीं भाई मुझे बताओ, आप 1990 का वो दशक आपको याद होगा, चाहे आप बच्चे रहे होंगे उस समय, लेकिन मुझे बताओ कि लालू के उस जंगल राज वाले दौर में जब नक्सली आतंक चरम पे था, तो कोई एक लीडर का मुझे नाम बताओ जो उनके विरोध में खड़ा था। कोई एक लीडर का नाम बता दो मुझे। कोई नहीं। कोई एक लीडर का नाम बता दो। ये नीतीश कुमार को सत्ता में लाने का श्रेय हमें जाता है। मतलब ब्रह्मेश्वर मुखिया ने नीतीश कुमार को सत्ता में लाया। आप इस चीज से समझो कि लालू का विरोध करने की हैसियत ही किसी लीडर में उस समय नहीं थी। किसी लीडर में नहीं। आज ये बीजेपी वाले या जदयू वाले डंके की चोट पे कहें कि बिहार में सुशासन लाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, तो मैं कहा उस समय तुम कहां थे भाई, जब नक्सल आतंक जो था वो सर चढ़ के बोल रहा था। लाल झंडा जिस समय गाड़ा जा रहा, उस समय नीतीश कुमार नजर में नहीं आते भाई। ये परिस्थिति का सीएम नीतीश कुमार परिस्थिति का सीएम थे। इसलिए थे क्योंकि लालू के अपोजिट कोई चेहरा नहीं था, और पॉलिटिकली जो थोड़ा बहुत एक्टिव चेहरा था वो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार को आगे प्रमोट किसने किया? लालू नहीं, बीजेपी। हमने ब्रह्मेश्वर मुखिया। हमने आतंक खत्म किया। और आतंक खत्म करने के बाद चूंकि हम पॉलिटिकल पार्टी तो थे नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे तो हमें सरकार बदलने के लिए कोई तो चेहरा चाहिए था। उसी चेहरा में परिस्थिति बस उस समय नीतीश कुमार दिखे। समाज ने और संगठन ने सपोर्ट किया तो भाजपा और नीतीश की पहली बार सरकार बनी। ये बताइए, जिस संगठन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया, आपका कहना यही ना है कि उस समय परिस्थिति आपकी थी कि आप नीतीश कुमार के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मगर परिस्थिति 2012 में ऐसी बदल गई कि जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसने मुख्यमंत्री बनाया उसी को जून में समाप्त कर दिया गया। देखिए, होता यही है। आप ये इतिहास गवाह है इस चीज का कि हुक्मरानों को जिससे खतरा होगा वो उनके खात्मे के लिए हर प्रयत्न करते हैं, चाहे वो जिस तरीके से करें। ये इतिहास है, आपको मैं बता रहा हूं, ये आज की बात नहीं है। आपने भस्मासुर का एक प्रसंग सुना होगा कि जिस शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया, वही भस्मासुर भगवान शिव को ही नष्ट करने चला था। यही प्रक्रिया फिर वापस दोहराई गई यहाँ पे। देखिए, जिस ब्रह्मेश्वर मुखिया ने नीतीश कुमार को सत्ता में लाया, और देखिए आज भी सवाल वहीं पे खड़ा हो रहा है कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कराई। ये आरोप लग रहा है, और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप उनके पुत्र चंदन जी लगा रहे हैं। मतलब 100% कॉन्फिडेंस है। ये आरोप नहीं है, सत्यता है भाई। सत्यता है। तो हुलास पांडे क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं? ये तो हुलास बताएगा कि उसको किसने प्रेरित किया ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या करने के लिए, क्योंकि हुलास और उसके भाई को एमएलसी और एमएलए बनाने वाले मेरे दादा थे। अच्छा, वरना ये तो अपराधी थे। हुलास पांडे ये तो अपराधी थे। अब दोनों अपराधी थे, उनके खिलाफ जाके अभी भी देख लो। एक अभी मिर्जापुर जेल से छूट के आया है और ये भागा चलता था। इसमें मतलब मुझे अगर प्रमाण देने की जरूरत पड़े तो ये तो मतलब प्राकृतिक अपराधी थे। ये लोग अपराधी थे, उसे एमएलसी बनाने वाले ब्रह्मेश्वर। बिल्कुल, सिर्फ समाज के नाम पे इन लोगों को सपोर्ट किया गया कि चलो रास्ते पे आ जाएगा, सुधर जाएगा, समाज का व्यक्ति है, इसको अच्छे माननीय जगह पे पहुंचा दिया जाए। हुलास ब्रह्मेश्वर मुखिया के मरने के बाद एमएलसी काहे नहीं बन गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुनील पांडे आज तरारी से विधायक दोबारा काहे नहीं बन गया?
ब्रह्मेश्वर मुखिया के मरने के बाद। हाँ, ब्रह्मेश्वर मुखिया के मरने से पहले वो 4 बार का विधायक, 3 बार का विधायक, ये MLC। लेकिन उनके जाने के बाद ये दोनों भाई वापस विधानसभा या विधान परिषद काहे नहीं पहुंचे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, जिस समय ब्रह्मेश्वर मुखिया थे उस समय सत्ता में ये लोग थे, और देखिए सत्ता में क्या थे उस समय, MLC थे, विधायक थे, और जब उनकी हत्या हो जाती है, जो मुख्य आरोप की जब हम बात करते हैं, जब आरोप भी आज के समय में साबित हो गया, अब तो अच्छा आरोप साबित हो गया। इससे भी दिलचस्प आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जब तक ब्रह्मेश्वर मुखिया जीवित थे, शाहाबाद और मगध जितनी भी सीटें थी वो सिर्फ 2 पार्टियों को जाती थी। अच्छा। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। आज आप देख ले, वहां का आंकड़ा निकाल के देख ले, शहर का एकाध विधायक छोड़ के पूरे शाहाबाद और मगध से भाजपा और जदयू का सफाया हो चुका है। आंकड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 12 के बाद का आंकड़ा है, 2012 के बाद का आंकड़ा आप उठाकर देख लें कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के जीवित रहते भारतीय जनता पार्टी और जदयू को कितनी सीटें मगध और शाहाबाद में थी, और उनके मरने के बाद मगध और शाहाबाद में कितनी सीटें हैं। रियलिटी है। और देखिए, अच्छा चंदन जी ये बताइए, आरोप तो चार्जशीट तो दायर हो गया, अब क्या डिमांड होगी, क्योंकि आप परिवार से हैं, क्या डिमांड होगी अब आगे, कैसे क्या कार्रवाई करवाना चाहिए? हमारी कल भी वही डिमांड थी, आज भी वही डिमांड है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। मतलब लड़ेंगे, अभी भी बिल्कुल लड़ेंगे। अभी क्या, अभी 4 साल हो गया तब जाके चार्जशीट दायर हुआ। हाँ, 12 साल के बाद चार्जशीट दायर हुआ। सबसे बड़ा हास्यास्पद चीज तो यही है कि 1 जून 2012 को ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे संत की हत्या होती है, जो राष्ट्रद्रोहियों से लड़े थे। नक्सल राष्ट्रभक्त नहीं है। आज जिस नक्सल से लड़ने के लिए केंद्र की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उन देश जो द्रोही संगठनों से लड़ने का श्रेय ब्रह्मेश्वर मुखिया को जाता है। उन्हीं के वजह से आज बिहार में नक्सली नहीं है। बिल्कुल। काहे नहीं सरकार छत्तीसगढ़ शांत कर दे रही है, काहे नहीं सरकार झारखंड शांत कर ले रही है, काहे नहीं सरकार आपका पश्चिम बंगाल शांत कर ले रही, काहे नहीं महाराष्ट्र गढ़चिरौली शांत हो रहा है, काहे आंध्रा में आज भी नक्सली जो है आतंक मचाए हुए हैं। बिहार में वो आतंक आपको दिखता है क्या? बिहार में हिम्मत ही नहीं जुटा रहे हैं नक्सली, जुटा भी नहीं पाएंगे। जब तक हमारे शरीर में रक्त का एक कतरा है, तब तक बिहार में नक्सल आंदोलन को नेस्तनाबूद करने का जज्बा हमारे अंदर जीवित है। चलिए, तो ये चंदन जी थे, और खुले तौर पे अभी भी चेतावनी दे रहे हैं। बाबा के समय में, ब्रह्मेश्वर मुखिया के समय में भी नक्सली समाप्त हुए थे, और आज तक समाप्त है। अगर आज भी वो दुस्साहस करते हैं तो शरीर में अभी भी खून बचा हुआ है, एक एक कतरा बचा हुआ है। आपको मैंने तब भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि नक्सल आंदोलन जो है अब बिहार में दोबारा उस रूप में नहीं आ पाएगा। राज्य के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज यहाँ से, क्योंकि चार्जशीट दायर अभी हुआ है? सब कुछ सत्य जो है वो आपके सामने है, और निर्णय आपको करना है कि आज भी वो दुलारे रहेंगे या आप उनका विरोध करेंगे। अगर विरोध किए तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। मतलब विरोध करना चाहिए इस चीज का, खुले तौर पे विरोध होना चाहिए। बिल्कुल विरोध होना चाहिए। उल्लास पांडे का, सबका, नीतीश कुमार का, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी इस घटना में मुख्य साजिश करता है उन सभी का विरोध होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, उन सबका विरोध होना चाहिए, और यह विरोध पुरजोर होना चाहिए। अच्छा, आपके तरफ से अब क्या आंदोलन की तैयारी आप लोग? देखते हैं सरकार क्या करती है, किस हद तक इनको सजा दिला पाने में सक्षम होती है। वरना हम तो वापस, अगर सरकार चाहेगी कि हाँ हमें अपने आत्मसम्मान की लड़ाई खुद लड़नी है, तो हम फिर लड़ेंगे। देखिए, तो बहरहाल जो स्थिति परिस्थिति है, आगे जो है होने वाला है बिहार में, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है, और लोकसभा चुनाव से महज 2 महीना पहले हुलास पांडे पे चार्जशीट दायर होता है, और दायर होने के बाद जो है सियासत कहीं ना कहीं गरमा जाती है बिहार की, क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया एक ऐसी शख्सियत थे बिहार में जो अपने बल बदौलत नक्सलियों से लोहा लेकर एक किसानों की गोलाबंदी के लिए समाज को एकजुट किए थे।
और उसी एकजुटता के कारण से जो है उनकी हत्या कर दी गई, उसी डर के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी 2012 में 1 जून को। बहरहाल 12 साल के बाद चार्जशीट दायर होता है। अब जी एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, यदि 1 जून 2012 के आप साक्षी होंगे तो आजाद भारत में किसी लीडर को, मैं बता, इंदिरा गांधी को भी वो श्रद्धांजलि नहीं मिली जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को मिली थी, और ना भूतो ना भविष्यति। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल अगले 10 साल या 15 साल में पूरे देश में कोई एक ऐसा लीडर होगा जिसको उस तरीके की श्रद्धांजलि जनता देती होगी। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने सेक्रीफाइस तो किया होगा अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, कि लोगों ने उस तरीके का सम्मान उनको उनकी मृत्यु के पश्चात दिया। जी हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस तरह की श्रद्धांजलि तो शायद ही बहुत कम देखने को मिलता है, और ये बिहार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ये फर्स्ट होगा। जितनी जो व्यवस्थाएं, जो भीड़ थी उस समय 2012 की याद हमें भी याद है, जब पेपर पढ़ते थे, जब गांव में थे, तो उस समय जो खबर छपता था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के जो दाह संस्कार का दिन था, उस समय जो बिहार बंद हुआ था, और उसकी जो है जो आक्रोश है पूरा देश में देखने को मिला था। बहरहाल अब देखना यह होगा जो मुख्य आरोपी हैं उन पे कार्रवाइयां क्या होती है, जो खुले तौर पे राजनीति रोटी सेक रहे हैं उन पे आखिर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो वो कार्रवाई क्या करती है, वो भी देखने का समय होगा, क्योंकि नजदीक चुनाव भी हो। चुनाव से पहले इस तरह की जो चार्जशीट दायर किया गया है, आगे देखने की बात यह होगी कि आगे कार्रवाइयां क्या क्या होती है। बने रहे हमारे साथ। केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।